हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 8 नवंबर है और आज के वीडियो में हम लोग 8 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। और एक विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। और सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसका जो वायरस होता है उस वायरस का क्या नाम है? किस वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है? तो उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के उपचार के लिए जो वैक्सीन बनी है उसे किसने बनाया है? तो उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो पुणे में एक स्थित संस्था है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इसने एक वैक्सीन बनाया है जो कि सर्वाइकल कैंसर के उपचार से संबंधित है। और इसका नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो क्वाड्रिविलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इसका नाम है। और यह भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बनाई गई है। और इसे किसने बनाया है? तो इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट है, एक थायराइड कैंसर होता है। तो थायराइड कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो थायराइड कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 का उपचार किया जाता है, आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। और जो कैंसर होता है यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ब्लड कैंसर के उपचार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन में रखी गई है। तो ये दुनिया की पहली है, इससे और इम्पोर्टेंट बनता है। और वैदिक घड़ी है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, और इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला रखी गई है उज्जैन में। और उज्जैन में एक जीवाजी वैधशाला है। उज्जैन में से जो जंतर मंतर है वहाँ में उसी में एक जीवाजी वैधशाला है। और उसी जीवाजी वैधशाला में इस वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है। और इस जीवाजी वैधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण 1719 में सवाई राजा जयसिंह ने कराया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, जीवाजी वैधशाला में इस दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का आधारशिला रखा गया है। और ये जो वैदिक घड़ी है ये सूर्य के साथ तालमेल बिठाएगी और समय का सटीक विश्लेषण करेगी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होते हैं उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में। और किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 103वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। और ये हाल ही में चर्चा में रहा है। इस पर कल ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। इसे हटाने के लिए इसकी मांग की जा रही थी। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है जिसमें 103वां संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, 2019 से लागू है। और इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) जोड़े गए। तो अनुच्छेद 15 है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ा गया 6 नंबर में, अनुच्छेद 15(6) करके, और अनुच्छेद 16(6) करके इसमें जोड़ा गया। और इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये 10% आरक्षण कहाँ मिलने वाला है? तो जो स्कूल कॉलेज में जो प्रवेश होता है यानी कि जो एडमिशन होता है उसमें 10% आरक्षण मिलेगा। और सरकारी नौकरियों में, नौकरी रोजगार में 10% आरक्षण मिलेगा। तो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ थी। सुप्रीम कोर्ट के जो संवैधानिक पीठ होता है उसमें 5 न्यायाधीश होते हैं। और इन 5 न्यायाधीशों में से 3 न्यायाधीश इस आरक्षण के पक्ष में हैं। ये जो 10% आरक्षण है इसके पक्ष में है 3 न्यायाधीश। और वे कौन कौन से न्यायाधीश है जो इसके पक्ष में है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पादरीवाला। ये 3 न्यायाधीश हैं, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और JB पादरीवाला। इन्होंने ये जो 10% आरक्षण है इसके मत में अपना मत दिया है इसके पक्ष में, और इससे बहुमत मिला है। और बाकी जो 2 न्यायाधीश इससे असहमत हैं, उन्होंने इस आरक्षण के विरुद्ध अपना मत दिया है। और ये 2 न्यायाधीश कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है रविंद्र भट्ट और एक जस्टिस UU ललित है। और ये UU ललित हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ये 2 न्यायाधीश इससे असहमत थे। ये जो 10% आरक्षण है इससे असहमत थे। और ये कौन कौन से थे? तो रविंद्र भट्ट और UU ललित। और बाकी के 3 न्यायाधीश इसके पक्ष में अपना मत दिए हैं। तो 5 लोगों की पीठ में 3 लोग इसके पक्ष में थे, तो इससे ये बहुमत से पारित हो गया, अब ये लागू रहेगा। और 2 लोग इसके विपक्ष में थे।
इसी तरह का एक केस है इंदिरा साहनी केस 1992 का, और इसमें यह भी आरक्षण से संबंधित केस है और इसमें आरक्षण की सीमा 50% तक करने की बात की गई थी। तो इंदिरा साहनी केस कब का है? 1992 का है और ये आरक्षण से संबंधित है। और अभी जो यू ललित है ये हमारे देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं और DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो अभी तो वर्तमान में यू ललित ही हैं, लेकिन DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। तो जब ये 104वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया था और SC ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। और अभी तक हमारे संविधान में टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, इसे आप याद रखिएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होता है, अनुच्छेद 368 के तहत, और इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, इसे भी आप याद रखिएगा। और इस संविधान संशोधन का वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसका वर्णन है और साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में हो रहा है। तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है लंदन में और इसका आयोजन 7 से 9 नवंबर 2022 तक होगा। और यह एक पर्यटन प्रदर्शनी है, यानी कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट क्या है? तो एक पर्यटन प्रदर्शनी है जो कि इसमें भारतीय पर्यटन मंत्रालय भी शामिल हुआ है, इससे यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। और इसकी थीम रखी गई है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। तो इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट है कुछ अन्य सम्मेलन है जो कहाँ कहाँ हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है कनाडा में और 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन में हुआ है। प्रथम ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन चेन्नई में हुआ है और 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम UK में हुआ है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी कि NMA का अध्यक्ष किशोर कुमार बासा बने हैं। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं किशोर कुमार बासा। NMA यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी 2010 के एक्ट के तहत स्थापित हुई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। और इसे क्यों स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था स्थलों और स्मारकों के संरक्षण के लिए। और ये जो किशोर कुमार बासा इसके अध्यक्ष बने हैं, इनका कार्यकाल 3 साल का होगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो भारत के नए महान्यायवादी है R वेंकटरमणी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन है? तो CVC हैं सुरेश एन पटेल। और केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। विश्व बैंक के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इंद्रमित गिल बने हैं। और FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस का एक अवार्ड है जिसका नाम है सेवेलियर अवार्ड और किसे दिया गया है? तो अरुणा साईराम को दिया गया है। अरुणा साईराम कर्नाटक की संगीतकार और गायिका हैं और इन्हें ये पुरस्कार दिया गया फ्रांसीसी सरकार द्वारा। इसी तरह विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, तो डॉक्टर सिंथिया को यह पुरस्कार दिया गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है 7 नंबर एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब PV नंदिदा ने जीता है। तो एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो PV नंदिदा ने जीता है। और PV नंदिदा कहाँ की हैं? तो तमिलनाडु की हैं। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड हुआ था इसके पहले वो कहाँ हुआ था? तो 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में किया गया था और इसका शुभंकर था थम्बी। और इसमें जो विजेता रहा था वो कौन सा देश रहा था 44वां शतरंज ओलंपियाड में? तो इसमें विजेता रहा था उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे नोएडा में बनेगा। तो देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनने वाला है? तो नोएडा में बनने वाला है। और नोएडा में जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है उसी के ऊपर ये बनने वाला है। और ये जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे है 2002 में बना था और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 24.5 किलोमीटर और ये 6 लेन है। और ये जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है डबल डेकर एक्सप्रेसवे, ये दिल्ली को नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। तो इसीलिए इसका निर्माण किया जा रहा है कि दिल्ली को नोएडा से होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। तो भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे है और इसकी लंबाई है कितनी? 29 किलोमीटर और ये दिल्ली और हरियाणा में स्थित है। और NH7 का नया नाम क्या है? तो NH7 का नया नाम है NH44, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बने हैं।
तो सूर्य कुमार यादव 1 वर्ष में 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। और 1 वर्ष में 1000 से अधिक T20 रन बनाने वाले अन्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो इसके पहले थे मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के थे। ये पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1 वर्ष में, ये विश्व में 2 ही खिलाड़ी हैं, जो कि एक मोहम्मद रिजवान है जो पहले से हैं 1 वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले, और अभी वर्तमान में सूर्य कुमार यादव बने हैं जो सेकंड नंबर पे हैं, सूर्य कुमार यादव, और ये इंडिया के हैं। नेक्स्ट है, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसने और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बंगाल की खाड़ी में, और इसमें भारत के INS कवारती और INS जलासु शामिल हुए थे। तो इसमें भारत के दो जहाज़ शामिल हुए, INS कवारती और INS जलासु। तो इसे आप याद रखिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।